अब पूरे यूरोप की फिक्र बढ़ाने वाली बहुत बड़ी खबर। यूक्रेन से युद्ध में रूस ने कई बार पश्चिम को परमाणु हमले से दहलाने की धमकी दी है। रूस को अगर यूरोप पर अटैक करना हुआ तो वो किस लोकेशन से अटैक कर सकता है, ये जगह कहां पर है, तो इसका जवाब कैलिनिनग्राद हो सकता है, क्योंकि कैलिनिनग्राद में रूस की सेना पहले से मौजूद है और अब यहां स्पाई सेंटर बनाकर रूस ने नेटो देशों की नींद को और ज्यादा उड़ा दिया है। इंटरेस्टिंगली कैलिनिनग्राद में रूस के करीब 1000 से 2000 के बीच सोल्जर्स हैं, लेकिन वहां पर उसके हाइपरसोनिक मिसाइल्स हैं और कहा यह जाता है कि शायद न्यूक्लियर मिसाइल्स भी हैं। ऐसा कहा जाता है, 2016 की रिपोर्ट कहती है। इस खबर की डिटेल जानने से पहले आपको कैलिनिनग्राद की कुछ वायरल और लेटेस्ट तस्वीरें दिखाते हैं। यहां सीक्रेट तरीके से कुछ ऐसा निर्माण हो रहा है जिसके बारे में जानकर पूरे यूरोप में हड़कंप है। यह पहली तस्वीर आप ध्यान से देखिएगा, 18 मार्च 2023 की है, जब यह जगह वीरान दिख रही थी। दूसरी तस्वीर 7 मई 2023 की है, यानी यूक्रेन युद्ध शुरू हो चुका है, जमकर युद्ध चल रहा है, जब यहां एक बड़ा सा सर्कल दिखने लगा, आसपास थोड़ी हरियाली भी नजर आने लगी। फिर तीसरी तस्वीर 22 जुलाई 2025, अभी कुछ दिन पहले की है, जब यहां सर्कल साफ साफ दिखाई दे रहा है और यह वीरानी जगह पूरी तरह से हरियाली से भर गई है। आप कहेंगे कि इसमें क्या खास बात है, तो अब चौथी तस्वीर देखिए, जो कि बहुत नजदीक से ली गई है। इसमें यह रहस्यमयी सर्कल आपको एक मिस्टीरियस स्ट्रक्चर में तब्दील होता हुआ दिखाई देगा। यहां 7 सिमेट्रिकल रिंग्स नजर आएंगे, जो कि एक बड़े से फेंस से घिरे हुए हैं। इस फैसिलिटी का डायमीटर 1.6 किलोमीटर बताया जा रहा है, 1.6 किलोमीटर। यह तस्वीर देखने के बाद सवाल अब इससे आगे का है, कैलिनिनग्राद के इस मिस्टीरियस स्ट्रक्चर में रूस आखिर क्या कर रहा है? तो पश्चिम रिसर्चर्स का दावा है कि रूस इस जगह से यूरोप पर नजर रखने के लिए जासूसी सेंटर का निर्माण कर रहा है। पूर्वी यूरोप पर निगरानी के लिए एक महत्वपूर्ण स्पाई गेट बन रहा है। रूस यहां से नेटो की निगरानी कैसे करेगा, इसके बारे में भी पश्चिमी मीडिया में विस्तार से खबरें छप रही हैं, लेकिन यह जानने से पहले आपको कैलिनिनग्राद का मैप देखना चाहिए। कैलिनिनग्राद रणनीतिक लिहाज से काफी अहम लोकेशन है। बिग वॉल पर देखते हैं, यह देखिए कैलिनिनग्राद। अब कैलिनिनग्राद जहां पर सिचुएटेड है उसको समझना जरूरी है। बाल्टिक सी के नजदीक जो बाल्टिक कंट्रीज हैं और वो कंट्रीज जिन्होंने यूक्रेन ठीक इसके नीचे यहां पर ऑन पोलैंड के पास इस तरफ नीचे की तरफ है, जिन कंट्रीज ने यूक्रेन को सबसे पहले मदद दी है, एस्टोनिया, लाटविया, लिथुआनिया, इन कंट्रीज के एकदम सटा हुआ इलाका है कैलिनिनग्राद। क्रीमिया पर कब्जे के बाद कैलिनिनग्राद बहुत एक्टिव हुआ था और कहा जाता है यहीं से वो पूरे यूरोप को मॉनिटर करता है। रशिया, रूस और बेलारूस बॉर्डर से कैलिनिनग्राद की दूरी 65 किलोमीटर है। रूस और बेलारूस, ध्यान से देखिए अब आप। कैलिनिनग्राद के आसपास कई प्रमुख नेटो देश हैं, जो कि अब आपको यहां पर दिखा रहे हैं। पोलैंड और लिथुआनिया में नेटो की सेनाएं ऑलरेडी मौजूद हैं। इसके अलावा लाटविया और एस्टोनिया से भी नेटो सैनिक तैनात हैं। पोलैंड 1999 में नेटो का सदस्य बना था। वहीं सोवियत संघ का हिस्सा रहे 3 बाल्टिक देश लाटविया, एस्टोनिया और लिथुआनिया भी वर्ष 2004 में नेटो से जुड़ गए थे। रूस अब इसी कैलिनिनग्राद में कुछ वर्षों से चोरी छिपे जासूसी का अड्डा बना रहा है, जिसका मकसद पूर्वी यूरोप की सैन्य योजनाओं को जानना है। दावे के मुताबिक यहां जासूसी सेंटर बनाकर रूस जब चाहे नेटो के पूर्वी हिस्से में संचार संकेतों और सैन्य रेडियो प्रसारणों को रोक सकता है। नेटो देशों की सेनाओं में होने वाली गुप्त बातचीत को सुन सकता है। कैलिनिनग्राद से 1000 किलोमीटर दूर जर्मनी के कुछ हिस्सों में होने वाली मिलिट्री कम्युनिकेशन को कवर कर सकता है। साथ ही अपनी सबमरीन्स के साथ लंबी दूरी का संचार भी स्थापित कर सकता है। दावे के अनुसार रूस इस लक्ष्य को हासिल करने के लिए कैलिनिनग्राद में रेडार नेटवर्क स्थापित कर सकता है। वहां पर शीतकालीन युद्ध की शैली के एक एंटेना एरे की स्थापना की गई है, जिसे एडवांस इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर की जरूरतों के हिसाब से डिजाइन किया गया है। हालांकि रूस ने नेटो के करीब इस तरह के जासूसी अड्डे बनाए जाने की पुष्टि नहीं की है। रूस ये जानकारी कभी उजागर नहीं करेगा, लेकिन रूस किस लेवल पर यूरोप को चुनौती देने की योजना बना रहा है, इसका अंदाजा हमारी इस खबर से आपको हो गया होगा। वैसे आपको बता दें कि कैलिनिनग्राद जगह यूरोप पर नकेल कसने के लिए रूसी सेना का सबसे मजबूत ठिकाना है। कैलिनिनग्राद में रूसी नेवी के बाल्टिक सागर फ्लीट का हेडक्वार्टर है। रूस इसी कैलिनिनग्राद में अब तक 24 स्कैंडर मिसाइलें भी तैनात कर चुका है। स्कैंडर मिसाइल की रेंज 500 किलोमीटर है। कैलिनिनग्राद से स्कैंडर लॉन्च करके रूस जब चाहे पोलैंड, जर्मनी, यूक्रेन समेत पूरे मध्य और उत्तरी यूरोप में तबाही ला सकता है।
रक्षा विशेषज्ञों का मानना है कि कलिनिंग्राड एक ऐसी जगह है जिसके जरिए रूसी सेना युद्ध काल में नेटो और यूरोपीय देशों पर भारी पड़ सकती है। इंटरेस्टिंग बात क्या है कि जो स्ट्रक्चर आपने देखा वो हो सकता है एक डिसेप्शन भी हो, क्योंकि हो सकता है वहां पर न्यूक्लियर वेपन्स का डिप्लॉयमेंट भी हो। रशिया इसमें माहिर है। ये देखिए, ये एक डिसेप्शन भी हो सकता है, क्योंकि अगर उसको स्पाई सेंटर्स बनाने हैं तो रशिया की सैटेलाइट्स अपने आप में बहुत काबिल है। खैर, कलिनिंग्राड से रूस बाल्टिक सागर में यूरोपीय और नेटो देशों की आवाजाही पर पूरी तरह लगाम लगा सकता है। और सिर्फ समंदर ही नहीं, जमीन के रास्ते भी रूस पोलैंड और लिथुआनिया को टारगेट कर सकता है। इसके लिए उसे सुवाल्की गैप पर कब्जा करना होगा, जो कि एक नया, ये देखिए कितनी अच्छी तरीके से हमारी टीम ने बताया, ये कि एक नया पॉइंट ऑफ कंटेंशन हो सकता है। सुवाल्की गैप कलिनिंग्राड से को बेलारूस से जोड़ता है। सुवाल्की गैप पर कब्जा करके रूस पोलैंड और तीनों बाल्टिक देशों का नेटो के बाकी देशों से संपर्क काट सकता है। यही वजह है कि कलिनिंग्राड को लेकर यूरोप और अमेरिका हमेशा हाई अलर्ट पर रहते हैं। और अब पश्चिमी देशों को यह पता चला है कि रूस यहां नेटो के गेट पर ही जासूसी अड्डा बना रहा है। आप समझिए कि रूस ने उन सभी देशों का तनाव किस कदर बढ़ा दिया होगा। अब फिक्र में ऐसी खबर जिसमें अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का घमंड है और उनके पीछे चाटुकारों की पूरी फौज, जो सिर्फ दिन रात खौफ में ट्रंप का गुणगान करती है। आज आपको इसका एक एक वीडियो सबूत जरूर देखना चाहिए। लेकिन शुरुआत भारत पर लगाए गए 50% ट्रंप टैरिफ की। ट्रंप के लिए टैरिफ एक ऐसा हथियार है जिससे वो पूरी दुनिया पर दबाव बना रहे हैं, और इसी टैरिफ से वो भारत पर भी दबाव बनाने की एक नाकामयाब कोशिश कर रहे हैं। लेकिन ट्रंप के दिमाग में वो कौन सा कूटनीतिक केमिकल जोर मार रहा है, इसे समझना जरूरी है। वैसे तो किसी के भी दिमाग में कब क्या चल रहा है ये जानना संभव नहीं है, क्योंकि वैज्ञानिकों का मानना है कि इंसान के दिमाग में एक दिन में 60,000 विचार आते हैं। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप को समझना ज्यादा मुश्किल नहीं है, क्योंकि उनके सार्वजनिक बयानों, नीतियों और व्यवहार को गौर से देखें तो कुछ शब्द हैं जो 24 घंटे उनके दिमाग में घूमते रहते होंगे। वो दिन रात टैरिफ करते रहते हैं, सोते जागते डॉलर दिखते हैं उनको, वो नोबेल प्राइज का ख्वाब देख रहे हैं, वो किसी भी देश पर प्रतिबंध लगा देते हैं, वो दिन में 10 बार वर्ल्ड वॉर बोलते हैं, सैंक्शंस लगाते हैं। डील करना उनका पसंदीदा वाक्य है। सीज फायर के साथ हथियारों और मिलिट्री फंडिंग की वो अक्सर बात करते हैं। मेक अमेरिका ग्रेट अगेन कहते हुए अमेरिका फर्स्ट की बात करते हैं। लेकिन ग्लोबल एक्सपर्ट्स की नजर में ट्रंप सेल्फ डिस्ट्रक्शन मोड में हैं। कल अमेरिका में लेबर डे मनाया गया, बल्कि मुझे तो ऐसा लगा कि कल अमेरिका में ट्रंप एप्रिसिएशन डे मनाया गया। और इस दिन ही ट्रंप ने इतिहास बनाते हुए लाइव टेलीविजन पर 3 घंटे 16 मिनट की एप्रिसिएशन या फ्लैटरी या चाटुकारिता कैबिनेट मीटिंग की। आमतौर पर इस तरह की कैबिनेट बैठकें बंद दरवाजों के पीछे होती हैं। इसमें देश को चलाने के लिए अहम फैसले लिए जाते हैं। कई बातों का सार्वजनिक होना कूटनीति और विदेश नीति के लिए अच्छा नहीं माना जाता है। लेकिन 3 घंटे 16 मिनट तक ना तो ट्रंप उठे और ना ही किसी को उठने दिया। जब हम ट्रंप की इस कैबिनेट मीटिंग का विश्लेषण कर ही रहे हैं, तभी हमारी नजर एक वीडियो पर पड़ी। ध्यान से देखिए। किसी भी देश की कैबिनेट मीटिंग में देश के विकास को लेकर बड़े फैसले किए जाते हैं, लेकिन ट्रंप की कैबिनेट मीटिंग में उनका जमकर गुणगान हुआ। ट्रंप के सभी मंत्रियों ने उनकी चाटुकारिता में रिकॉर्ड तोड़ तारीफ की, और यह लगा कि सभी मंत्रियों ने मिलकर मानो एक प्रस्ताव ही पास कर दिया हो। इसमें एक ने मांग कर दी कि डिपार्टमेंट ऑफ लेबर के सामने बैनर पर ट्रंप की तस्वीर लगाई जाए। वाह। एक ने कहा लॉ एनफोर्समेंट में ट्रंप की मौजूदगी ही सबसे बड़ी कामयाबी है। यह देखिए, एक मंत्री ने यह तक कह दिया कि ट्रंप एक सच्चे चैंपियन की तरह काम कर रहे हैं, जबकि स्टीव विटकॉफ, जिनका एडमिनिस्ट्रेशन का कोई एक्सपीरियंस नहीं है, ट्रंप के बड़े खास हैं, स्टीव विटकॉफ ने कहा कि ट्रंप ही शांति के नोबेल के इकलौते दावेदार हैं। यानी ट्रंप ने अपनी ही तारीफ करवाने के लिए पंचायत बिठा ली और दुनिया को संदेश दिया कि वो कैबिनेट मीटिंग भी 3-3 घंटे की करते हैं। लेकिन अब बात टैरिफ ट्रंप के दोहरे रवैये की। हालांकि इस परफॉर्मेंस के लिए सबको कम से कम ऑस्कर नॉमिनेशन तो मिलना ही चाहिए। टैरिफ ट्रंप की बात करते हैं। ट्रंप ने रूस से तेल खरीदने पर भारत पर 50% टैरिफ लगाया, लेकिन अमेरिका खुद रूस से व्यापार बढ़ा रहा है। यह देखिए, इसको कहते हैं डबल स्टैंडर्ड्स।
भारत का दावा है कि यूक्रेन युद्ध के बाद अमेरिका और रूस में लगातार कारोबार होता रहा। वर्ष 2024 में रूस यूएस का कुल व्यापार 5.2 बिलियन डॉलर का हुआ। अमेरिका ने रूस से 3.27 बिलियन डॉलर का सामान इंपोर्ट किया। अमेरिका ने रूस से न्यूक्लियर इंडस्ट्री के लिए यूरेनियम, हेक्साफ्लोराइड, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के लिए प्लैटिनम, फर्टिलाइजर और केमिकल तक मंगाए। अमेरिका रूस के साथ ही चीन के साथ भी व्यापार बढ़ाने के लिए काफी उत्साहित है और वो भारत को युद्ध के लिए रूस की फंडिंग का आरोप लगा रहा है। और टैरिफ के इसी गुरूर और घमंड में ट्रंप ने कल फिर वही धमकी वाली बात दोहराई और भारत पाकिस्तान में सीज फायर कराने का दावा किया। आप लगातार देख रहे हैं कि ट्रंप हर दूसरे दिन यही कहते नजर आते हैं कि उनके कहने पर ही भारत पाकिस्तान में सीज फायर हुआ। अब ट्रंप किस झूठ का पर्दाफाश करते हैं। देखिए, एक एक फैक्ट आपके सामने है, इसको जरा ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले भारत के विदेश सचिव ने ट्रंप के सीज फायर के दावों को झूठा बताया। इसके बाद भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर ने ट्रंप के दावों को सिरे से नकारा। फिर भारत के प्रधानमंत्री ने कहा कि सीज फायर पाकिस्तान के कहने पर हुआ। और अब पाकिस्तान के विदेश मंत्री इशाक डार ने अमेरिका की मध्यस्थता से इनकार कर दिया है। ये पहली बार है जब पाकिस्तान ने के विदेश मंत्री इशाक डार ने अमेरिकी भूमिका से इनकार किया है। उन्होंने स्वीकार किया कि भारतीय हमले में नुकसान झेलने के बाद पाकिस्तान ने खुद सीज फायर की मांग की थी। उनका यह बयान ट्रंप की ओर बार बार सीज फायर को लेकर किए जा रहे दावों से उलट है। यानी अब दो देश खुद कह रहे हैं कि सीज फायर में किसी तीसरे देश की भूमिका नहीं थी। वैसे कल ही हमने आपको बताया था कि जर्मनी के बड़े अखबार FAZ ने दावा किया था कि ट्रंप ने पीएम मोदी से बात करने के लिए 4 बार फोन किया, लेकिन पीएम मोदी ने ट्रंप से बात नहीं की। अब खबर यह है कि इससे पहले ही जापान के मीडिया ने भी 24 अगस्त को खबर छापी थी कि ट्रंप ने पीएम मोदी से कई बार फोन कर समझौता करने की कोशिश की, मगर पीएम मोदी ने बात नहीं की। तो सवाल तो बनता है कि क्या यही वजह है कि ट्रंप ने भारत पर इतना टैरिफ लगा दिया। ट्रंप की शांति का नोबेल पुरस्कार पाने की चाहत किसी से छुपी नहीं। कल भी कैबिनेट की मीटिंग में उनके सहयोगियों ने ट्रंप के लिए शांति का नोबेल उसकी जमकर अपील कर डाली। लेकिन उससे पहले हम आपको एक तस्वीर दिखाना चाहते हैं। आप भी ये तस्वीर देखकर चौंक जाएंगे। ट्रंप ने कुछ दिन पहले ही वॉशिंगटन डीसी की सुरक्षा नेशनल गार्ड्स के हवाले कर दी। लेकिन देखिए, नेशनल गार्ड्स को आखिर किस काम में लगाया गया। इनके हाथों में काले रंग की पॉलिथिन है और वो जगह जगह कूड़ा उठा रहे हैं। नेशनल गार्ड्स हैं ये, वैसे इसमें कोई बुरी बात नहीं, लेकिन नेशनल गार्ड्स का काम आमतौर पर सुरक्षा, इमरजेंसी की स्थिति में राहत कार्य और दंगे फसाद रोकना होता है। जब डीसी की सुरक्षा नेशनल गार्ड्स के हवाले की गई तब इसका खुलेआम विरोध भी हुआ था। लेकिन देखिए, कुछ ही दिनों में नेशनल गार्ड्स को किस काम में लगा दिया गया। नोबेल पुरस्कार के लिए बेताब डोनाल्ड ट्रंप अब तो पंचायत लगाकर खुद को शांति का नोबेल पुरस्कार दिलाने के लिए बैटिंग कर रहे हैं। कैबिनेट मीटिंग में ट्रंप सरकार के विशेष दूत स्टीव विटकॉफ ने कहा कि अगर शांति के नोबेल पुरस्कार का कोई असली हकदार है तो वो हैं सिर्फ और सिर्फ डोनाल्ड टैरिफ ट्रंप। अब देखिए कि कितनी बार ट्रंप नोबेल पुरस्कार की ख्वाहिश या अपील कर चुके हैं। लिमिट होती है, सोचिए, तो टू मच हो गया है। खैर, अक्टूबर 2024 में ट्रंप ने कहा अगर मैं ओबामा जैसा होता तो 10 सेकंड में मुझे नोबेल मिल जाता। भैया, आपको किसने रोका है। खैर, फरवरी 2025 में उन्होंने कहा कि वो मुझे कभी नोबेल शांति पुरस्कार नहीं देंगे। ये अफसोस की बात है, मैं इसका हकदार हूं, लेकिन वो कभी नहीं देंगे। तो पता है फिर क्यों मांग रहे हैं। जून 2025 में ट्रुथ सोशल में एक पोस्ट में लिखा, चाहे भारत, पाकिस्तान, रूस, यूक्रेन या इजराइल, ईरान कई संघर्षों को सुलझाने पर भी वो नोबेल नहीं देंगे। कौन से सुलझाए हैं, सोचिए जरा। जुलाई 2025 में भी ट्रंप ने कहा मुझे तो युद्ध रोकने के लिए शांति का नोबेल 4-5 बार मिलना चाहिए था। कौन सा युद्ध रोक दिया है। खैर, और अब उन्होंने स्टीव विटकॉफ से उन्हें शांति की नोबेल दिलवाने की मांग करवा दी है। मैसेज ऐसा है मानो नोबेल पुरस्कार ट्रंप के पास जाकर खुद ही धन्य हो जाएगा। खैर, अब बात भारत पर लगाए गए ट्रंप के 50% टैरिफ और उसके असर पर। हमने आपको कल इसी शो में बताया था कि टैरिफ का सीधा असर भारत के टेक्सटाइल, लेदर, रत्न आभूषण, ऑटो पार्ट्स, केमिकल, फार्मा, सी फूड और इलेक्ट्रॉनिक्स पर बहुत बुरा असर पड़ेगा और इससे देश में 10 लाख लोगों के लिए रोजगार का संकट पैदा हो जाएगा या हो सकता है। पहले देखिए भारत से अमेरिका को क्या क्या एक्सपोर्ट होता है। फार्मास्यूटिकल्स 53%, हालांकि इसके ऊपर टैरिफ का इंपैक्ट कम होगा ऐसा कहा जा रहा है।
टेक्सटाइल, ये बहुत बड़ा इशू है, 53%। रत्न और आभूषण 37%, सूरत का हाल थोड़ा चिंताजनक है। ऑटो पार्ट्स 28%, ये बहुत चिंताजनक है। केमिकल 13%, सी फूड 22%। अब 50% टैरिफ का असर ये होगा कि ये सारा सामान महंगा हो जाएगा और इससे अमेरिका में डिमांड कम होगी और इसका रोजगार पर असर पड़ सकता है। दिल्ली और देश में व्यापारियों और उद्यमियों के शीर्ष संगठन चेंबर ऑफ ट्रेड एंड इंडस्ट्री यानी सीटीआई के चेयरमैन ब्रिजेश गोयल की राय आपको सुना। 48 अरब डॉलर का भारत का निर्यात इससे प्रभावित होगा और 10 लाख नौकरियों पे संकट पैदा हो सकता है। पीएम मोदी जी को सीटीआई ने पत्र भी लिखा है कि भारत सरकार जवाबी कार्रवाई करे, क्योंकि बहुत सारी फूड चेन्स हैं, सॉफ्ट ड्रिंक्स हैं, मिनरल्स हैं, खनिज है, ऐसी इतनी सारी चीजें हैं जो अमेरिका से भारत में भारी संख्या में अमेरिका निर्यात करता है। तो भारत सरकार भी 50% जवाबी टैरिफ अमेरिका पे लगाए। हो सकता है जब वहां के व्यापार पे प्रभाव पड़ेगा तो अमेरिका के राष्ट्रपति को भी कुछ नसीहत मिले। भारत से अमेरिका को होने वाले अरबों डॉलर का निर्यात अब खतरे में। इसका सीधा असर टेक्सटाइल इंडस्ट्री पर पड़ेगा और ये एक बहुत बड़ा एरिया ऑफ कंसर्न है। नोएडा में करीब 4500 टेक्सटाइल फैक्ट्रियां हैं और हर साल करीब 50,000 करोड़ का निर्यात होता है। लेकिन बढ़े हुए टैरिफ ने कारोबारियों की चिंता बढ़ा दी है। उनका कहना है कि अगर हालात ऐसे ही रहे तो आने वाले दिनों में हजारों मजदूर बेरोजगार हो जाएंगे और इंडस्ट्री का बड़ा हिस्सा ठप हो जाएगा। इस तरह व्यापारी और किसान झींगा उद्योग पर टैरिफ के असर को लेकर चिंतित है। दक्षिण गुजरात के सूरत, नवसारी और वलसाड जिलों में समुद्री तटों पर खारे पानी में इसकी फार्मिंग होती है। भारत से अमेरिका को 23,000 करोड़ रुपए का झींगा निर्यात किया जाता है। इसमें से 700 करोड़ रुपए का झींगा गुजरात से निर्यात किया जाता है। वर्तमान में झींगा का औसत मूल्य 500 रुपए प्रति किलोग्राम है। अगर टैरिफ लागू हो जाता है तो झींगा किसानों को 375 रुपए में झींगा बेचना होगा। ऐसे में वो 125 रुपए प्रति किलोग्राम का नुकसान नहीं उठा सकते। एक महीना 2 महीना तो हम काट लेंगे किसी तरीके से, जो ऑर्डर्स पड़े हैं वो निकालेंगे। उम्मीद पे बैठे कि कल शायद कुछ हो जाए, ठीक हो जाए। और अगर नहीं हुआ तो डेफिनेटली अगले 2 महीने के बाद कम से कम 25% फैक्ट्रियाँ बंद हो जाएंगी। टैरिफ ने बायर का भी नुकसान किया है और हमारा तो नुकसान करेगा ही, बिकॉज अमेरिका का बिजनेस 50% टैरिफ पे तो चल ही नहीं पाएगा। क्योंकि टैरिफ का इफेक्ट बहुत ज़्यादा पड़ रहा है 50% होने की वजह से। अगर सिर्फ 25% होता तो हम फिर कुछ मैनेज कर लेते, बट 50% हम आउट प्राइस हो गए हैं बांग्लादेश, वियतनाम, कंबोडिया या जो अदर कंपीटिंग कंट्रीज है हमारे साथ। तेजी से देखते हैं इस वक्त की 9 बड़ी खबरें सिर्फ 2 मिनट के अंदर। पहली बड़ी खबर, सूत्रों के मुताबिक एनडीए के उपराष्ट्रपति उम्मीदवार सीपी राधाकृष्णन ने नीतीश कुमार को फोन किया। सीपी राधाकृष्णन ने नीतीश कुमार के समर्थन मांगा। उपराष्ट्रपति चुनाव 9 सितंबर को सुबह 10 बजे शुरू होगा। शाम 6 बजे मतगणना होगी और नतीजा तुरंत घोषित कर दिया जाएगा। जम्मू में वैष्णो देवी रूट पर हुए हादसे में मरने वालों की संख्या 34 तक पहुंच गई है। यात्रा के अहम पड़ाव अर्धकुमारी में कल लैंडस्लाइड के बाद कई लोग मलबे में दब गए। मौके पर राहत बचाव का काम चल रहा है। प्रधानमंत्री मोदी ने इस घटना पर दुख जताया और हादसे में मारे गए श्रद्धालुओं के प्रति संवेदना जाहिर की है। फिलहाल वैष्णो देवी तीर्थ यात्रा स्थगित कर दी गई है। आपराधिक मामले को सुप्रीम कोर्ट ने बड़ी टिप्पणी की है। इस पर कोर्ट ने कहा है कि किसी आपराधिक मामले को लंबे समय तक खींचना एक तरह से मानसिक पीड़ा है। ये एक तरह से मानसिक कारावास के समान है। सर्वोच्च अदालत ने एक टिप्पणी भ्रष्टाचार के मामले में सुनवाई के दौरान की। कोर्ट ने इस केस में महिला को सुनाई गई सजा को घटाकर जेल में बिताई गई अवधि तक सीमित कर दिया। सुप्रीम कोर्ट के कोलिजियम ने अलग अलग हाई कोर्ट के 14 जजों के ट्रांसफर की सिफारिश की है। कोलिजियम ने 25 और 26 अगस्त को हुई बैठकों में यह निर्णय लिया। इन्हीं बैठकों में 2 जजों की सुप्रीम कोर्ट में नियुक्ति की सिफारिश पर भी फैसला हुआ था। दिल्ली में चल रहे आरएसएस के शताब्दी समारोह में संघ प्रमुख मोहन भागवत ने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि जितना विरोध आरएसएस का हुआ उतना किसी का नहीं हुआ। मोहन भागवत के मुताबिक संघ में शामिल होना बड़ी हिम्मत का काम है। किसी स्वयंसेवी संगठन का इतने लंबे समय तक इतना कड़ा विरोध और कटु विरोध, इसका भी कोई पुस्तक आप देख के तैयार कर सकते हैं। स्वयंसेवकों की निष्ठा तपस्या के आधार पर हम यहाँ पर
पहुंचे हैं, कितने बड़े त्याग हुए, कितने बड़े बलिदान हुए हैं, उस पर हम खड़े हैं। ये गृह मंत्री अमित शाह ने ऑपरेशन महादेव में शामिल जवानों को सम्मानित किया है। उन्होंने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर से लोगों को तसल्ली मिली। ऑपरेशन महादेव के तहत जवानों ने पहलगाम हमले के आतंकियों को मार गिराया था। दिल्ली में यमुना नदी के जलस्तर को लेकर केंद्रीय जल आयोग ने चेतावनी जारी की है। आयोग के अनुसार अगले 2 से 3 दिनों में यमुना नदी का जलस्तर बढ़कर गंभीर बाढ़ की श्रेणी में पहुंच सकता है। आयोग ने अधिकारियों को अपने अपने क्षेत्रों में निगरानी रखने और आवश्यक कार्रवाई करने के लिए कहा है। भारत 2030 में कॉमनवेल्थ गेम्स की मेजबानी अहमदाबाद में करने के लिए दावा पेश करेगा। आज केंद्रीय कैबिनेट ने बिडिंग प्रपोजल को मंजूरी दे दी। अब भारत को 31 अगस्त तक फाइनल बिडिंग प्रपोजल देना होगा। नवंबर के आखिर में यह फैसला होगा कि मेजबानी मिलेगी या नहीं मिलेगी। आज गणेश चतुर्थी के मौके पर मुंबई में लालबाग के राजा के दर्शन के लिए बड़ी संख्या में भीड़ उमड़ पड़ी। सुबह 6 बजे द्वार खुलने के बाद से ही श्रद्धालु दर्शन के लिए कतार में लगे। गणेश चतुर्थी का पर्व 6 सितंबर तक चलेगा। लाल बागचा राजा का पंडाल पूरे भारत में सबसे प्रसिद्ध और विशाल माना जाता है। देश के 2 राज्यों में प्राकृतिक आपदा से बेकाबू हुए हालात की। हिमाचल प्रदेश और जम्मू कश्मीर में इस वक्त भारी बारिश ने हालात काफी बिगाड़ दिए हैं। लगातार हो रही मूसलाधार बारिश से नदियां और नाले उफान पर हैं और लगातार होते लैंडस्लाइड से लोगों की जान भी जा रही है। दोनों राज्यों में हालात गंभीर हैं। प्रशासन अलर्ट मोड पर है। कई इलाकों में घरों और पुलों को नुकसान पहुंचा है। पहले आपको दिखाते हैं कि हिमाचल प्रदेश में हालात किस तरह आउट ऑफ कंट्रोल हो गए। ये वीडियो पंजाब के माधोपुर का है। कुछ ही सेकंड्स में ये इमारत जमींदोज हो गई। इसके बाद शुरू हुआ रेस्क्यू ऑपरेशन। इस इमारत में 22 सीआरपीएफ जवानों के साथ 3 स्थानीय लोग भी फंसे थे। यहाँ एक एक कर सैलाब में फंसे जवानों को हेलीकॉप्टर के जरिए बाहर निकाला गया। ये रात को गिरा है पूरा का पूरा। ये वीडियो मनाली के शेर पंजाब रेस्टोरेंट का है, जो सोशल मीडिया पर काफी ट्रेंड कर रहा है। ये होटल ब्यास नदी के किनारे बना था, लेकिन अब इस होटल का सिर्फ गेट ही बचा है और बाकी का पूरा होटल सामान सहित बह चुका है। अब लोग इसे गेटवे ऑफ शेर पंजाब रेस्टोरेंट बता रहे हैं। इसके अलावा हिमाचल प्रदेश में मकान इस तरह टूटकर ब्यास नदी में समा रहे हैं जैसे वो ताश के पत्तों से बने हों। कई लोग खुशकिस्मत थे जिन्हें इनसे निकलने का मौका मिल गया, लेकिन कई लोग पानी के इस रौद्र रूप में बह गए। ब्यास नदी में कई बहुमंजिला इमारतें पानी में समा गईं, जबकि मनाली में कई जगहों पर पानी का कटान इतना ज्यादा था कि कई गाड़ियां नदी में समा गईं। मनाली में तो नेशनल हाईवे का एक हिस्सा भी पानी में बह गया। चंडीगढ़ मनाली नेशनल हाईवे पर लैंडस्लाइड होने से कई लोगों की जान पर बनाई। बड़े बड़े पत्थर हाईवे पर गिरने लगे। मैं इस वक्त जहां पर खड़ा हूं, यहां पर आपको रेत की एक ये मोटी लेयर दिखाई देगी, आगे पानी दिखाई देगा। ये सब ब्यास नदी का पानी है। ब्यास नदी अपने साथ जो रेत और मलबा बहाकर ला रही है, वो इस वक्त चंडीगढ़ मनाली नेशनल हाईवे पर आ चुका है। ब्यास अभी भी उफान पर है। अगर और बारिश होती है तो स्थिति और बिगड़ सकती है। देखिए, बाढ़ बारिश ने हिमाचल में कितनी तबाही मचाई है। बाढ़ बारिश से अब तक 3000 करोड़ का नुकसान हो चुका है। 20 जून से अब तक 310 लोगों की जान जा चुकी है। मंडी, कांगड़ा, चंबा और कुल्लू में स्थिति बेहद गंभीर है। कुल्लू से मनाली तक 6 जगहों पर रास्ते बहे और पुल टूटे। कुल्लू में 130 सड़कें बंद हो गईं। पूरे राज्य में 900 सड़कें क्षतिग्रस्त हुई हैं। हिमाचल में अब तक करीब 350 घर पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो चुके हैं। हिमाचल के लोगों को 2023 वाली तबाही याद आ रही है। हिमाचल में बारिश और बाढ़ का कहर अब भी जारी है और सिस्टम पूरे अलर्ट मोड में है। अब हम आपको जम्मू लेकर चलते हैं। जम्मू में तवी नदी और झेलम का क्रोध दिख रहा है। कल पुल पानी में समा चुके हैं और कई उल्टी गिनती गिन रहे हैं। तवी का बहाव इतना तेज है कि बड़ी बड़ी गाड़ियां और पुल भी उसके सामने टिक नहीं पा रहे हैं। ये वीडियो जम्मू के डोडा से आया है। आप देख सकते हैं कि मंदिर के किनारे से बहती नदी का बहाव कितना तेज है। यहाँ लगातार अनाउंसमेंट कर लोगों को अलर्ट किया जा रहा है। यहाँ एक एक कर इमारतें जमींदोज हो रही हैं और डोडा में ही हेलीकॉप्टर से लगातार रेस्क्यू किया जा रहा है। बाढ़ बारिश में फंसे लोगों की मदद के लिए अब एयरफोर्स भी एक्शन में है। एयरफोर्स की टीम की तरफ से ऊपर से खाने के पैकेट गिराए जा रहे हैं। अब तक 124 लोगों का रेस्क्यू किया जा चुका है। डोडा में तवी नदी पर बने पुल की हैरान करने वाली तस्वीरें देखी।
यहाँ पुल बीच में से टूट गया और कई गाड़ियां फंस गईं। जम्मू में तवी नदी पर बने इस ब्रिज पर भारी तबाही देखने को मिली। यहाँ पानी की तेज रफ्तार में सड़क पूरी तरह से धंस गई। सड़क किस तरीके से यहाँ पर धंस चुकी है ये तस्वीरों में आप साफ तौर पे देख सकते हैं। यहाँ पर पार्क हुआ करती थी और सामने जो ब्रिज है, ब्रिज का एक हिस्सा पूरी तरीके से ढह चुका है। जम्मू में तवी नदी ने ऐसा रौद्र रूप दिखाया कि चिनाब ब्रिज तक नदी का पानी पहुंच गया और कई गाड़ियां पानी में समाने लगी। जम्मू में बाढ़ के बाद कटरा में शिव खोड़ी हाईवे को बंद कर दिया गया और पुलिस लोगों से अलर्ट रहने की अपील करती नजर आई। सभी लोगों से भी और जो हमारे ट्रैवलर्स हैं उनसे भी अपील की गई कि अभी फिलहाल रोड का इस्तेमाल ना किया जाए और ताकि लोग सड़क के बीच ना फंसें और किसी स्लाइड में ना फंसें। डोडा में बारिश के साथ ही भीषण लैंडस्लाइड से कोहराम मच गया। पहाड़ों से पानी की तेज धार सब कुछ बहा ले जाने पर आमादा थी। इसके साथ ही प्रशासन लोगों को अलर्ट कर रहा था कि वो घरों से बाहर ना निकलें। सूचित किया जाता है पानी का जलस्तर बढ़ रहा है, छतों के ऊपर कोई ना जाए। जम्मू के तवी नदी पर बने ब्रिज की भी डरावनी तस्वीरें आईं। वहीं किश्तवाड़ में डूबशाला प्रोजेक्ट साइट पर बना पुल कुछ ही सेकंड्स में बह गया। आपने मध्य प्रदेश पर्यटन की एक टैगलाइन सुनी होगी, एमपी अजब है सबसे गजब है। अब इसी मध्य प्रदेश में एक गजब का घोटाला हुआ है। ये घोटाला गरीबों के राशन से जुड़ा है। सरकार गरीबों को मुफ्त राशन बांटती है, लेकिन राज्य के अमीर लोग गरीब बनकर गरीबों का वही राशन खा ले रहे हैं। अधिकारियों के साथ मिलकर राज्य में बड़े घोटाले हो रहे हैं। ये चक्कर क्या है, पूरी खबर विस्तार से। मध्य प्रदेश में कुल 5 करोड़ 27 लाख से ज्यादा NFSA कार्ड बने हैं। NFSA कार्ड का मतलब होता है नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट। खाद्य विभाग ने इस कार्ड के लाभार्थियों के बारे में जांच पड़ताल की तो पता चला कि 6,16,000 से अधिक लोगों ने इसमें फर्जी तरीके से नाम जुड़वाए थे। सिर्फ भोपाल में ही कुल कार्ड धारक 14 लाख से अधिक हैं और यहां अपात्र लोगों की संख्या 13,000 से अधिक पाई गई। राज्य सरकार की ओर से यह जांच 3 जून 2025 से लेकर 18 अगस्त 2025 तक के टाइम पीरियड में करवाई गई। अब इस घोटाले में ट्विस्ट क्या है, ये देखते हैं। ट्विस्ट ये है कि जो लोग इस जांच में अपात्र पाए गए हैं वो गरीब नहीं हैं, वो अमीर लोग थे जो टैक्स जमा करते हैं, जिनके आलीशान घर हैं, जिनके पास महंगी गाड़ियां हैं, लेकिन कागजों में उन्होंने खुद को गरीब दिखाया। ऐसे कई अमीर मुफ्त राशन लेने के लिए BPL कार्ड धारक भी हैं। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के तहत गरीबों को जो मुफ्त राशन बांटे जाते हैं, MP में वो राशन गरीब बनकर ऐसे कई अमीर खा रहे हैं। साधन संपन्न होने के बाद भी गरीबों का निवाला छीन रहे हैं। इस घोटाले का पर्दाफाश TV9 की ग्राउंड रिपोर्ट में हुआ। TV9 के संवाददाता शुभम गुप्ता भोपाल के नलखेड़ा गांव पहुंचे। उन्हें पता चला कि यहां रहने वाले 200 से ज्यादा लोगों को इसी घोटाले की जांच के तहत नोटिस भेजे गए। यहां हमारी टीम को ऐसे कई लोगों के घरों में 2-2 कारें खड़ी नजर आई। ये वो परिवार थे जो कागजों में गरीब हैं लेकिन असल में अमीर हैं। गांव में ये रसूखदार लोग हैं जिनके बारे में गरीब डर कर मुंह तक नहीं खोल पाते। अब इस पर्दाफाश से आपको क्या पता चलता है, बिना अधिकारियों की मिली भगत के क्या यह घोटाला संभव है? कई लोग इसे सरकार का भ्रष्टाचार कह रहे हैं, जबकि यह विशुद्ध अफसरों का भ्रष्टाचार है। आप पहले भोपाल से नलखेड़ा गांव से TV9 भारतवर्ष की ग्राउंड रिपोर्ट देखें, इसके बाद इस पर्दाफाश पर हो रही सियासत भी आपको दिखाएंगे। भारत सरकार, मोदी सरकार गरीबों के लिए मुफ्त राशन योजना चला रही है और इस योजना के तहत गरीबों को मुफ्त राशन दिया जाता है। मगर मध्य प्रदेश में इसे लेकर कुछ और ही खेल चल रहा है। भोपाल के ही नज़दीक एक नलखेड़ा गांव है, यहाँ से सबसे ज़्यादा शिकायतें हैं। 207 लोगों को नोटिस इसमें जारी किया गया है। ये ऐसे घर हैं जो बड़े बड़े कोठियाँ बनी हुई है। कुछ ऐसे लोग जिन लोगों को खाद्यान्न नहीं लेना चाहिए गरीब का, और वो लेते हैं फिर भी। इसमें गलती उन लोगों की नहीं है, उसमें गलती यहाँ के जो वाकई जो लोग हैं सभी की गलतियाँ हैं कि जो उन लोगों ने उनकी पर्चियाँ बनाई हैं। सबसे बड़े ट्रैक्टर थे, इनके पास BPL परमिट। कौन है, नाम ले लीजिए ना आप लोग। नाम नहीं बता रहा हूँ। 5-5-6 एकड़ जमीन है बस। 5-5-6 मुफ्त में गरीबों का राशन ले रहे हैं, ले तो रहे हैं। अब ये तस्वीर भी आप देख लीजिए, नलखेड़ा गाँव की ही तस्वीर है।
अब यहाँ पर आप देख रहे हैं 2 बड़ी बड़ी चमचमाती कारें यहाँ पर आपको दिखाई दे रही है, बड़ा सा घर दिखाई दे रहा है, कई एकड़ ज़मीन है, मगर असल सच्चाई में ये लोग गरीब हैं और गरीबी रेखा से यहाँ तक कि नीचे आते हैं और उसके तहत ही सरकार से मुफ्त राशन भी ले रहे हैं। अभी 207 लोगों की जांच की गई थी, मैम खुद आई थी खाद्य विभाग से, कुछ मेहरबार करके खाद्य विभाग से, और मात्र जांच करके ले गई हैं। अभी तक ऐसे कोई नोटिस नहीं मिले हैं। 4 नोटिस मिले हैं, तो 2 नोटिस वाले ने तो सिलेंडर कर रहे हैं कि हम पात्रता से बाहर हो चुके हैं, इसलिए हम आपका परमिट वापस कर रहे हैं। TV9 भारतवर्ष की इस पड़ताल के बाद राज्य की सियासत गरमा गई है। केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कहा है कि गरीब का अन्न कोई चोरी करे तो इससे बड़ा गुनाह जीवन में कुछ नहीं हो सकता। मध्य प्रदेश सरकार में मंत्री विश्वास सारंग ने कहा है कि घोटाले में शामिल अधिकारियों पर कार्रवाई की जा रही है, जबकि कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी ने कहा है MP की मोहन सरकार में जमकर भ्रष्टाचार है। अगर गरीब का अन्न कोई चोरेगा तो इससे बड़ा गुनाह जिंदगी में नहीं हो सकता। ऐसे कोई भी BPL कार्डधारी होंगे तो उन पर कार्रवाई होगी, उनके BPL कार्ड निरस्त किए जाएंगे। नहीं, मेरा कहना ये सरकार अपने दिशाहीन सरकार है। ये सही दिशा क्या है इसके पास उसका विजन ही नहीं है, नॉन विजनरी सरकार। अब आपको जल्दी से न्यायपालिका से जुड़े 2 अपडेट दे देते हैं। एक में भ्रष्टाचार के आरोप हैं तो दूसरे में जज के प्रमोशन पर विवाद। पहले करप्शन वाला मामला समझ लेते हैं। जस्टिस यशवंत वर्मा कैश कांड के बाद कुछ वैसा ही एक और मामला सामने आया है। सूत्रों के मुताबिक NCLAT यानी नेशनल कंपनी लॉ एपेलेट ट्राइब्यूनल के सदस्य जस्टिस शरद कुमार शर्मा ने चौंकाने वाला दावा किया है। उन्होंने कहा है कि एक विशेष वादी के पक्ष में फैसला सुनाने के लिए जज ने संपर्क किया था। उच्च न्यायपालिका के एक सम्मानित जज ने उनसे संपर्क किया था, हालांकि उन्होंने किन्हीं का नाम नहीं लिया। सूत्रों के मुताबिक इसके बाद जस्टिस शरद शर्मा ने उस मामले की सुनवाई से खुद को अलग कर लिया। उनके आरोपों के बाद सुप्रीम कोर्ट ने जांच के आदेश दिए हैं। सुप्रीम कोर्ट के सेक्रेटरी जनरल इस मामले की पड़ताल करेंगे। सुप्रीम कोर्ट के सेक्रेटरी जनरल अब यह पता लगाएंगे कि वो जज कौन है जिन्होंने संपर्क किया था। आपको बता दें कि देश की उच्चतर न्यायपालिका का प्रयोग सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के लिए किया जाता है। NCLAT में बड़ी बड़ी कंपनियों के मामले सुलझाए जाते हैं। ये एक एपेलेट ट्राइब्यूनल भी है, अपीलीय ट्राइब्यूनल भी है। यहां हुए फैसलों को सिर्फ सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी जा सकती है। न्यायपालिका से ही जुड़ा एक और अपडेट। राष्ट्रपति ने बॉम्बे हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस आलोक आराधे और पटना हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस विपुल M पंचोली को सुप्रीम कोर्ट का जज नियुक्त कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट कोलिजियम की सिफारिश और केंद्र की मंजूरी के बाद दोनों की नियुक्ति पर मोहर लग गई है। हालांकि सूत्रों के मुताबिक कोलिजियम की सदस्य जस्टिस BV नागरत्ना ने एक नाम पर कड़ा विरोध जताया था। जस्टिस नागरत्ना ने सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस विपुल M पंचोली की नियुक्ति की सिफारिश पर असहमति जताई थी। जस्टिस नागरत्ना ने कहा कि उनकी नियुक्ति न केवल न्याय प्रशासन के लिए प्रतिकूल होगी बल्कि कोलिजियम सिस्टम की विश्वसनीयता को भी खतरे में डालेगी। हालांकि राष्ट्रपति ने दोनों जजों के नाम पर अपनी सहमति दे दी। केंद्र सरकार जस्टिस नागरत्ना के विरोध को नजरअंदाज करते हुए जस्टिस पंचोली के प्रमोशन को पहले ही मंजूरी दे चुकी थी। 25 अगस्त को उनका नाम भेजा गया था। यानी कोलिजियम की एक सदस्य की असहमति के बावजूद सुप्रीम कोर्ट में जज की नियुक्ति हुई। कोलिजियम में CJI समेत 5 जज सदस्य होते हैं। कोलिजियम ही केंद्र के पास सुप्रीम कोर्ट में जजों की नियुक्ति के लिए नाम भेजता है। जस्टिस विपुल मनुभाई पंचोली ने 1991 में गुजरात हाईकोर्ट के से वकालत की शुरुआत की। अपने करियर में वो गुजरात हाईकोर्ट में सरकारी वकील भी रह चुके हैं। चुनावी राज्य बिहार में राहुल गांधी की वोटर अधिकार यात्रा का 11वां दिन है। आज की यात्रा से 2 तस्वीरें वायरल हैं। एक तरफ तमिलनाडु के CM MK स्टालिन विपक्षी एकजुटता दिखाने पहुंचे तो दूसरी तरफ बुलेट पर अपने भाई राहुल गांधी के साथ प्रियंका गांधी नजर आईं। इस तस्वीर में ध्यान से देखिए क्या कुछ दिखाई दे रहा है आपको। इसकी चर्चा हर तरफ हो रही है। स्टालिन के बिहार दौरे को लेकर कुछ सवाल भी उठ रहे हैं, तो वहीं स्टालिन ने बिहार में वोट चोरी का मुद्दा उठाया। हालांकि सबसे ज्यादा चर्चा इस तस्वीर की है। बिहार में बुलेट पर भाई बहन की जोड़ी, इस बुलेट शो का जिक्र खूब हो रहा है। राहुल गांधी ने बुलेट चलाई और उनके पीछे वाली सीट पर प्रियंका गांधी बैठी रहीं। दरभंगा से यात्रा ठीक कल की तर्ज पर खुली जीप में शुरू हुई, लेकिन यह खास तस्वीर कुछ देर बाद आई। राहुल ने खुद
प्रियंका को हेलमेट पहनाया, फिर दोनों एक बुलेट पर सवार हुए। तेजस्वी यादव भी साथ में बुलेट चलाते नजर आए। प्रियंका गांधी कल इस यात्रा में शामिल हुई और आज वो दिल्ली लौट आई। आज इस यात्रा का दूसरा चेहरा रहे तमिलनाडु के सीएम एमके स्टालिन। वो राहुल गांधी की वोटर अधिकार यात्रा में शामिल होकर वोट चोरी वाले आरोपों को मजबूत करने पहुंचे थे, लेकिन बिहार और बिहार के लोगों पर उनके मंत्रियों के दिए बयान उनका पीछा नहीं छोड़ रहे। तमिलनाडु बीजेपी के पूर्व अध्यक्ष अन्नामलाई ने उनका वीडियो क्लिप जारी कर दिया। दावा है कि स्टालिन और उनके कई मंत्रियों ने बार बार बिहार का अपमान किया है। अन्नामलाई इस पर तीखे राजनीतिक हमले कर रहे हैं, लेकिन विपक्षी दल इस पर इन आरोपों पर सफाई देने से राजनीतिक दूरी बनाए हुए है। उनका पूरा फोकस वोट चोरी वाले आरोपों को बल देने पर है। स्टालिन ने कहा कि वोट चोरी करना आतंकवाद से भी बदतर है। वहीं राहुल गांधी आज भी फुल फॉर्म में दिखे। मन से संविधान की किताब दिखाकर वो सरकार और चुनाव आयोग को घेरते रहे। मैं आपको गारंटी देके कह रहा हूं और अच्छी तरह सुनिए, नरेंद्र मोदी वोट चोरी करके चुनाव जीतता है और नरेंद्र मोदी और अमित शाह की मदद हिंदुस्तान का इलेक्शन कमीशन करता है। நியாயமா முறைப்படி வாக்குப்பதிவு நடந்தா பாஜக கூட்டணி தோத்துடும்னு மக்களான உங்களை வாக்களிக்க விடாம தடுக்கிறாங்க। अमित शाह ने कहा कि बीजेपी 40-50 साल अब राज करेगी। याद है आपको? अब राजनीति में कल क्या होगा किसी को नहीं मालूम, मगर अमित शाह को 40 साल की राजनीति मालूम। कैसे? ये झूठा है। इस राहुल गांधी पूरे नकली गांधी परिवार है। हाँ, 50 साल रहेंगे, काम के बल पे रहेंगे और आप झूठ बोलते रहिए। जनता आपको इसी तरह से सड़क के किनारे कर देगी।